हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं फिश प्रोडक्शन। तो फिश प्रोडक्शन में फिश जो होता है, फिश की कल्चरिंग करी जाती है, फिश की फार्मिंग होती है। ये भी एक एक्स्ट्रा सोर्स होता है फार्मर्स का, जिसको कि यूज करते हैं मोस्टली जो कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां पे इसकी कल्चरिंग या इसका कैप्चरिंग यूज करी जाती है। तो इसको जो हम फिश प्रोडक्शन कराई जाती है, फिश का प्रोडक्शन करा जाता है, कल्चरिंग करी जाती है, वो किस रीजन से करते हैं? क्योंकि जो फिश होती हैं वो बहुत प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं। इसमें इस प्रोटीन सोर्स के लिए प्रोटीन सोर्स, और दूसरा इसका जो लिवर ऑयल होता है उसके अंदर विटामिन ए एंड डी की रिचनेस होती है। ठीक है, कौन कौन से हो गए? एक तो प्रोटीन का सोर्स हो गया, दूसरा उसके लिवर ऑयल में कौन से विटामिन की रिचनेस है? विटामिन ए एंड डी। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो होती है फिश जो होती है हाईली न्यूट्रिटिव होती है और इजीली डाइजेस्टेबल होती है, जिसकी वजह से फिश को बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। दूसरा, एज ए फूड लिया जाता है, एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से भी इसका लिवर ऑयल बहुत ज्यादा विटामिन ए के कैप्सूल्स मिलते हैं, जो नाइट ब्लाइंडनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि विटामिन ए का सोर्स है और विटामिन डी का। तो इनका लिवर ऑयल और इनके कैप्सूल्स आते हैं, उनको एज ए मेडिसिन यूज करा जाता है इसमें विटामिन ए के सोर्स के लिए। तो ये इजीली डाइजेस्टेबल है, हाईली न्यूट्रिटिव है, तो इसको मतलब ज्यादा यूज करते हैं। और दूसरा, इसमें जो है दो टाइप की कल्चरिंग या फिशरिंग होती है, एक तो कैप्चर फिशिंग और सेकेंड होती है इसमें कल्चर फिशरिंग। तो कैप्चर फिशिंग जो होती है ये नेचुरल सोर्सेज से होती है। नेचुरल सोर्सेज से जो नेट वगैरह के थ्रू जनरली पहले करते थे लोग, उसको हम जो है क्या बोलते हैं? कैप्चर फिशिंग, जिसमें कैप्चर करा जा रहा है। कल्चर फिशरी, जिसमें हम कल्चर करते हैं एक दूसरे फिश फार्मिंग प्रोसेस के थ्रू। फिश फार्मिंग के लिए या फिश फार्मिंग के थ्रू हम जो है क्या कर रहे हैं? कल्चरिंग कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कल्चर फिशरी। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो हम लोग फिश फार्मिंग करते हैं, बहुत सारी फिशेज होती हैं, ट्रू फिशेज हैं, शेल फिश हैं, मोलस्कस हैं, ऑर्थोपॉड्स हैं। तो इनका जो है यूज करा जाता है, इनको कैप्चर करा जाता है अलग अलग फूड के लिए और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए। जैसे कि ऑयस्टर यूज करते हैं फॉर पर्ल्स के लिए, मोती के लिए, जो सच्चा मोती निकलता है, सच्चे मोती के माला वगैरह पहनी जाती हैं, तो वो मोती जो है हमें किससे मिलता है? ऑयस्टर से। तो वो भी एक किसका मेंबर है? मोलस्का का मेंबर है। उसी तरीके से ट्रू फिश होती हैं, शेल फिशेज होती हैं। तो इनके प्रोडक्शन के लिए, इनकी कल्चरिंग के लिए हम लोग फिश फार्मिंग करते हैं। और कुछ सोर्सेज होते हैं वाटर के, जैसे कि मैरिन फार्म हो गई, फ्रेश वाटर फार्म हो गई। तो इन दोनों की कल्चरिंग अलग अलग होती है। ठीक है, एक तो होता है मैरीकल्चर, यानी कि मैरिन फिश के लिए जो ओशियंस और सी में मिल रही हैं, वो हो गई हमारी मैरीकल्चर। और मैरीकल्चर ये किसके लिए हो रही है? मैरिन फार्म। ठीक है, एक हो गई फ्रेश वाटर कल्चर। ये फ्रेश वाटर सोर्सेज जैसे रिवर हो गई, लेक हो गई, है ना, पॉन्ड हो गया। तो इसके अंदर फ्रेश वाटर कल्चर में फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या होते हैं? रिवर, लेक, पॉन्ड्स। तो इसमें अगर हम कल्चर कर रहे हैं, इससे फिश को कैप्चर कर रहे हैं, तो फ्रेश वाटर कल्चर। और मैरीकल्चर में अगर हम मरीन से, ओशियन से, सी से, उनसे कैप्चर कर रहे हैं, तो मैरीकल्चर। थर्ड आता है इसमें एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में इन दोनों का यूज करके, इन दोनों की यूजेबल फॉर्म को, चाहे वो फ्रेश वाटर में हो, चाहे वो मरीन फॉर्म में हो, दोनों के सोर्सेस में अगर हम कोई भी यूजफुल फिश की फॉर्म को अगर कल्चर करा रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? एक्वाकल्चर। आप बोल सकते हो मैरीकल्चर प्लस फ्रेश वाटर कल्चर।
ठीक है, तो ये एक्वाकल्चर हो गई, मैरीकल्चर प्लस फ्रेश वाटर कल्चर, इन दोनों की कल्चरिंग को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक्वाकल्चर। तो अब हम इसमें मेन लेते हैं मैरीकल्चर यानी कि मैरीन फिश। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं यहाँ पे मैरीन फिशरीज। तो मैरीन फिशरीज अभी मैंने आपको बताया मैरीकल्चर, जो मैरीन फॉर्म से फिश कल्चर करी जाती हैं, जैसे सी, ओशियंस, कोस्टलाइंस, यहाँ से जो इनके रिसोर्सेज होते हैं ये, और यहाँ से जो फिश को हम कैप्चर या कल्चरिंग करते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा मैरीकल्चर कहलाता है। तो यहाँ पे इनके रिसोर्सेज जो है कोस्टलाइन और डीप सी होते हैं, लगभग 7500 किलोमीटर की जो डीपनेस होती है, हाइट बोल सकते हो, गहराई बोल सकते हो, तो उतनी गहराई पे ये फिशेस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो इनमें जो है हम लोग डिफरेंट लोकेटर्स यूज करते हैं, जैसे इको साउंडर्स होते हैं, इको साउंडर्स होते हैं, सैटेलाइट होती हैं, इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लोकेट करते हैं फिश को, ठीक है, क्योंकि इनके थ्रू जो है हम इजीली उनकी डेप्थ को फाइंड कर सकते हैं, उनको लोकेट कर सकते हैं और इजीली उनको कैप्चर करा जा सकता है। तो मोस्टली सबसे मोस्ट पॉपुलर जो मैरीन फिश की वेराइटीज हैं वो ये हैं, एक तो है पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, बॉम्बे डक, टूना, सार्डिन्स, ठीक है, ये 5 वैरायटी के नाम दिए हमने। तो ये वैरायटी जो है बहुत मोस्ट पॉपुलर फिशेज है मैरीन फॉर्म में, पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, बॉम्बे डक, टूना और सार्डिन्स। उसी तरीके से इनको जो है हम लोकेट करते हैं, वो किसकी वजह से किसके थ्रू करते हैं, इको साउंडर्स और सैटेलाइट के थ्रू। इनके थ्रू हम उनको फाइंड कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं और फिर उनको इजीली कैप्चर कर सकते हैं। नहीं तो इतनी डीपली क्या होता है, उनको कैप्चर करना या कल्चरिंग करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो इसीलिए वजह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आती गई, उसके बेसिस पे हम लोगों ने जो है इको साउंडर्स और सैटेलाइट को यूज करना शुरू करा और उससे फिशेस को कैप्चर करना स्टार्ट करा। फिर इसी तरीके से इकोनॉमिक वैल्यू की फिश वैरायटीज होती हैं, जिनको कि इकोनॉमिकली यूज करा जाता है, पर्टिकुलर किसी वे में किसी के प्रोडक्शन के लिए हम उनको यूज करते हैं। उसमें मॉलेट्स है, भेटकी है, पर्ल्स है, स्पॉट्स है, सीविड्स हैं और शेलफिश। शेलफिश के अंदर प्रॉन आ जाता है, प्रॉन है और ऑयस्टर है, ठीक है। इस तरीके से ये डिफरेंट फिशेज आती हैं। तो इसमें पर्ल्स और जो ऑयस्टर्स होती हैं, इनको हम पर्ल्स के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, जो कि बहुत हाईली डिमांड में होता है और इनके जो ज्वेलरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा डिमांड में है और बहुत कॉस्टली मिलती हैं। तो इसको ये ट्रू पर्ल होती है इसका, ऑयस्टर का, तो इसको हम लोग इसके थ्रू फाइंड निकालते हैं। और प्रॉन्स को सैलेड फॉर्म में सैलेड कह रही हूँ, वैसे खाया जाता है, फूड एज ए फूड लिया जाता है इसको, सी सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। तो सीविड्स में वीड्स मतलब प्लांट्स आ गए, जैसे एल्गी वगैरह हो गई कुछ, तो कुछ एल्गी होती हैं जिनको कि एज ए सैलेड फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। तो इनको भी हम लोग जो है इनकी हेल्प से हम कैप्चर करते हैं। तो इनकी कल्चरिंग को भी हम पूरा मैरीन फॉर्म में, मैरीन कल्चरिंग में, मैरीकल्चर में यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया मैरीकल्चर हो गया, जिन फिशेस को हम कल्चर कर रहे हैं वो मैरीन फॉर्म में हो। फ्रेश वाटर की जो फिशेस को कल्चर करेंगे वो फ्रेश वाटर कल्चरिंग, और एक्वाकल्चर में आ जाती है मैरीन फॉर्म और फ्रेश वाटर फॉर्म, दोनों इंक्लूड होती हैं, लेकिन उसमें हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू वाली ही फिश को कल्चर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें ले रहे हैं इसमें इनलैंड फिशरीज। तो इनलैंड फिशरीज एक तरीके से एक्वाकल्चर का हम नाम दे सकते हैं। इसमें भी एक्वाकल्चर होता है क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू के लिए हम लोग इसमें जो है आपको मिक्स इसमें फॉर्म्स रिसोर्सेस मिलेंगे, जैसे कैनाल्स है, पॉन्ड्स है, रिजर्वायर्स है, रिवर है, ब्रैकिश वाटर है, यूस्टेरिशियस है, लेगून्स है। तो इसमें जो है क्या होती है, जैसे इनमें जो है जो फिशेस की कल्चरिंग करी जाती है वो इनलैंड फिशरीज के अंदर आती है। तो इसमें जो ये यूस्टेरिशियस होता है, इसमें सी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों मिक्स होते हैं। इसमें इसके अंदर क्या होता है, सी वाटर प्लस फ्रेश वाटर, इन दोनों का मिक्सचर रहता है। तो इनके अंदर जो कल्चरिंग करी जाती है वो हमारी इनलैंड फिशरीज के अंदर आती है, और दूसरा इनको हम एक्वाकल्चर भी बोल सकते हैं।
ठीक है। दूसरी चीज एक होती है इंटीग्रेटेड कल्चर। इंटीग्रेटेड कल्चर में किसी भी फार्मिंग के साथ अगर फिश की कल्चरिंग होती है तो वो इंटीग्रेटेड में आ जाती है। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं हम लोग, पैडी कम फिश कल्चर। जो पैडी फील्ड्स होते हैं यानी कि राइस फील्ड्स, राइस फील्ड के अंदर क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है, वो पानी में डूबे हुए होते हैं। तो उनके अंदर हम साथ में क्या कर सकते हैं, एक साथ दो काम हो रहे हैं, फिश फार्मिंग, फिश कल्चरिंग भी हो रही है और साथ में क्रॉप की भी ग्रो हो रही है। तो राइस के फील्ड में हम राइस के क्रॉप के साथ साथ फिश को कल्चर करा लेते हैं, क्योंकि वहां पे पानी काफी अमाउंट में होता है, तो इजिली जो है फिश की कल्चरिंग हो सकती है। तो इस तरीके के कल्चरिंग को हम लोग इंटीग्रेटेड कल्चर में इंक्लूड कर देते हैं, या फिर इनलैंड फिशरीज में भी हम नाम दे सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे इम्पोर्टेंट है ये, 1 नंबर में क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है इसमें से। और डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे मैरीकल्चर एक्वाकल्चर में या मैरीकल्चर फ्रेश वाटर कल्चरिंग में, इनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। और दूसरा, इनके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, कौन सी कल्चर में कौन सी फिशेस प्रेजेंट होती हैं, कौन सा उनका रिसोर्स है, और फिशेस हैं, जैसे अभी मैंने आपको मैरिन फॉर्म में फिशेस बताई थी, इकोनॉमिक वैल्यू की अलग थी और पॉपुलर फिशेस अलग थी। तो उसी की तरह से इंटीग्रेटेड कल्चर या इनलैंड फिशरीज में सबसे जो मोस्ट पॉपुलर इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो हो गया पैडी कम फिश कल्चर का, जो कि राइस फील्ड्स में प्रेजेंट होती हैं। राइस फील्ड के साथ, राइस क्रॉप के साथ हम क्या कर सकते हैं, फिश को कल्चर करा सकते हैं। इसके बाद हम इसी में 2 चीजें ले लेते हैं इंटीग्रेटेड फिश कल्चर में, एक तो होती है मोनोकल्चरिंग और एक होती है कंपोजिट फिश कल्चर। इसमें हम 2 नाम ले लेते हैं, एक तो मोनोकल्चर और दूसरा ले लेते हैं हम कंपोजिट फिश कल्चर। ठीक है। तो मोनोकल्चर या मोनोफिश कल्चर जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, जब सिंगल फिश इन अ पॉन्ड, जब एक टाइप की फिश, मतलब कि एक स्पीशीज फिश की, एक, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फिश होगी, एक फिश का मतलब एक वैरायटी या एक स्पीशीज उसकी, सिर्फ वो ही उस पॉन्ड में प्रेजेंट है, तो वो कहलाती है मोनोकल्चर। लेकिन कंपोजिट फिश कल्चर में क्या होता है, मोर देन 5 और 6 इन अ पॉन्ड, इन अ एक्वाटिक बॉडी। किसी भी एक एक्वाटिक बॉडी या किसी भी एक पॉन्ड के अंदर जब 5 और 6 से ज्यादा फिशेस या 6 तक की फिशेस अगर उसमें कल्चरिंग हो रही है, प्रेजेंट है, तो उस कल्चरिंग को हम बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर। तो ये कल्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस बनते हैं इस पे 3 नंबर के, 2 नंबर के और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, वो पार्ट में आ सकता है उसका। ठीक है। तो अब इसमें जैसे अभी मैं नाम बताऊंगी फिशेस के, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे अभी इनका जो कंपोजिट फिश कल्चर है, इसमें मैंने क्या बताया कि एक पॉन्ड में, एक एक्वेटिक बॉडी में जब एक से ज्यादा यानी कि 5 और 6 से ज्यादा फिशेस जब रहती हैं, वहां पे कल्चर करती हैं, तो उस कल्चरिंग को हम कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। तो जो कंपोजिट फिश कल्चर होता है, ये किसके बेसिस पे होता है, उनके जो रहने के जोन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ टॉप उस पे रहती हैं, कुछ बॉटम पे रहती हैं, कुछ मिडिल जोन्स पे रहती हैं। ठीक है। दूसरा, इनका जो क्या नाम है, फूड सोर्सेज हैं वो अलग अलग हैं। फूड सोर्सेज अपने आप अलग हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो हैबिटेट जोन्स हैं वो क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, टॉप जोन, मिडिल जोन एंड बॉटम जोन। तो उसी के बेसिस पे इनके फूड सोर्सेज भी क्या होते हैं, अलग अलग। तो जिसकी वजह से इनके बीच में आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है। तो कंपटीशन ना होने की वजह से ये इजीली वहां पे क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो इसमें मोनोकल्चर और कंपोजिट फिश कल्चर में क्या फर्क आया, क्या डिफरेंस आया,
जब एक फिश की कल्चरिंग एक टाइप की फिश की या एक स्पीशीज की कल्चरिंग हम एक पॉन्ड में एक एक्वेटिक बॉडी में हो रही है तो मोनोकल्चर, और कंपोजिट फिश कल्चर में क्या हो गया, जब अगर मोर देन 5 या 5 और 6 स्पीशीज फिश की एक ही पॉन्ड में अगर रह रही हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, किसमें रख रहे हैं, कंपोजिट फिश कल्चर में। तो इनका जो क्राइटेरिया हम यूज करते हैं उनका करते हैं हम डिफरेंट फूड हैबिट के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट उनकी फूड हैबिट है, डिफरेंट उनका हैबिटेट जोन है, मतलब जोन इन एक्वेटिक बॉडी, उनके जोन्स अलग अलग हैं, जिसकी वजह से इनको क्या करा जाता है, एक फिश में ये रह सकते हैं। तो इनका क्राइटेरिया क्या हो गया, क्राइटेरिया किस बेसिस पे लिया है, डिफरेंट फूड हैबिट, ठीक है। डिफरेंट फूड हैबिट है, उसी की वजह से क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में है, डिफरेंट जोन्स, बॉटम जोन, टॉप जोन, मिडिल जोन। तो इनके अंदर जैसे कतलास है वो सरफेस फीडर है, ठीक है, और इसके अलावा रोहू आती है वो मिडिल जोन में है, और मृगाल है, कॉमन कार्प्स है, ये बॉटम फीडर है, ठीक है। और इसके अलावा ग्रास कार्प होती है वो वीड्स को फीड करती है। तो इसमें जो है कंपोजिट फिश कल्चर में 6 फिशेज मैंने बताई हैं, 5 और 6 फिशेज जो है कल्चरिंग करी जाती हैं। तो इसमें मैंने बोला डिफरेंट फूड हैबिट होती है, तो उनके अकॉर्डिंग इनके जोन्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले सरफेस फीडर, सरफेस फीडर पे कौन रहती है, कतलास और सिल्वर कार्प्स, ठीक है। फिर उसके बाद मिडिल जोन आता है, मिडिल जोन में रहती हैं रोहू, ठीक है। मिडिल जोन में क्या मिलेगी, रोहू, बॉटम फीडर होती है मृगाल और कॉमन कार्प, और जो वीड्स को फीड करती है वो होती है ग्रास कार्प। तो इनका जो है बहुत अच्छा सोर्स है कंपोजिट फिश कल्चर। एक पॉन्ड में आपको 6 स्पीशीज इसमें एक साथ मिल सकती हैं, इंटीग्रेटेड पार्ट हो गया ये, और कम टाइम में इनका हम लोग क्या कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पे मेंटेन रहती हैं। सबसे बड़ी बात, इनमें कोई भी फूड के लिए आपस में कोई कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि फूड हैबिट इनकी सबकी क्या है, अलग अलग है, जोन्स अलग अलग है, तो आपस में कोई कंपटीशन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, प्रॉब्लम ये है कि सबका ब्रीडिंग सीजन सेम है, सबका ब्रीडिंग सीजन क्या है इनका, सेम, और ब्रीडिंग सीजन इनका सेम क्या होता है, मॉनसून। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, अच्छा एक चीज और, जो अभी मैंने यहाँ पे नाम लिखे थे फिशेस के, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे फिश का नाम दे देंगे, उसके बेसिस पे उसका आपको हैबिट जोन बताना पड़ेगा कि वो टॉप सरफेस फीडर है, बॉटम फीडर है, क्या है। या फिर नाम आ जाएगा, सरफेस फीडर का नाम लिखो किसी फिश का, बॉटम फीडर का नाम लिखो, मिडिल जोन पे, ऐसे इस तरह से आ जाता है। और इसमें जो है इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या होती है कि ब्रीडिंग जो करते हैं ये, ब्रीडिंग सीजन इज कॉमन, और वो ब्रीडिंग सीजन क्या है, मॉनसून, मॉनसून सीजन कॉमन है। तो उससे होता क्या है, जो इनकी प्रोडक्शन होती है, एग है, सीड है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इनका, वो सब एक साथ मिक्स हो जाता है। जब हम इनको कलेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सबके मिक्स हो जाते हैं, तो जिनको सॉर्ट आउट करना बहुत टफ पड़ जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो मिक्सअप होने की वजह से उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये इसमें एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है, ये इसकी लिमिटेशन बोल सकते हैं हम, कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ब्रीडिंग सीजन सबका सेम होने की वजह से इसमें क्या हो रही है, इनको सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्टी आती है। लेकिन इसका जो हम प्रिवेंशन निकालते हैं, या इसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, वो क्या होता है, हार्मोनल स्टिमुलेशन। हार्मोनल स्टिमुलेशन जो है उसमें क्या करते हैं कि इनमें
हॉर्मोन्स को इस तरीके से स्टिमुलेट करे जाते हैं जिससे कि इनका ब्रीडिंग सीजन चेंज करा जा सकता है। और ब्रीडिंग सीजन के चेंज होने से या सीड के हैच आउट होने से, एग के फॉर्मेशन को थोड़ा बहुत चेंज करने से उससे क्या होता है, इनका एग जो या सीड जो है वो कलेक्शन में उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब ब्रीडिंग सीजन अलग अलग हो जाएगा तो क्या होगा, उनका जो सीड प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग टाइम पे होगा, तो जिससे कि उनमें मिक्स नहीं होंगे। तो जिसके थ्रू हम हार्मोनल स्टिमुलेशन के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है, हार्मोनल स्टिमुलेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से ये कल्चर, फिश कल्चर हमने पूरा पढ़ लिया। तो फिश कल्चर में यहाँ पे कंपोजिट फिश कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक में, फिश प्रोडक्शन के अंदर। तो इसमें 5 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन इजीली बन सकता है, क्योंकि देखो आपका इसमें 1 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या होती है इसमें कल्चरिंग में, उसका सोल्यूशन क्या है। सेकेंड, कोई भी फीडर बॉटम उसका नाम पूछा जा सकता है। कंपोजिट फिश कल्चर क्या है, इसको मोनोकल्चर से कैसे कंपेयर करते हैं या दूसरी कल्चरिंग से कैसे कंपेयर करा जा सकता है। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है। तो इस तरीके से ये 5 नंबर में और 3 नंबर में क्वेश्चन आराम से पुटअप हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एक्वाकल्चर, मैरिन फार्म जो हमने पढ़ा है पहले, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपोजिट फिश कल्चर। तो बच्चों, आप लोगों ने अगर बेल आइकन नहीं प्रेस करा है तो प्लीज उसको प्रेस करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप बायो को एंजॉय कर सकें और न्यू टॉपिक आप इसमें देख सकें। ओके, थैंक यू।